हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर एंड आई एम रियली सॉरी, अभी एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से मेरा जो सेशन था वो मैं लाइव आ चुकी थी बट खराब हो गया, वो बंद हो गया और अब मैं दोबारा से यहाँ पर दोबारा से सेशन क्रिएट कराया, दोबारा से लाइव आई हूँ और आई होप आप दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। मैंने नोटिफाई कर दिया है अपने सभी टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर भी, तो जल्दी से आ जाइए और आप लोग भी अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए अगर आप भी कॉन्टैक्ट में हैं, ताकि सभी लोग दोबारा से लाइव आ जाए। And now I'm hope that I'm audible and visible to everyone, right? अभी हम ऑडिबल एंड विजिबल है। मैंने न्यू लिंक आप सभी के साथ शेयर किया है। हाँ, अभी ऑडिबल विजिबल है, तो जल्दी से आ जाइए। ओके, लेट्स से हाई टू ईच अदर। कौन कौन ज्वाइन कर चुका है? हाय एकता, गुड इवनिंग। अभिषेक, कमलजीत, यस थैंक यू, यू आर बैक। एंड जीत, चिंकी, गुड इवनिंग। चौहान, मोना, नेहा, गुड इवनिंग। आ गए हैं सारे, आ गए हैं सारे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। ठीक है कि आपको पता चल गया था कि मैं लाइव आ गई थी बट खराब हो गया, फिर मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया तुरंत ही, तो आप लोग फिर स्टे ट्यून रहे। चलिए आज का सेशन क्विकली हम लोग स्टार्ट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस मैं और लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। प्लस अगर आपको ऑल इंडिया बाय 21 गो में कंप्लीट करना है तो आप मेरा ये बैच बैरिस्टर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मिल रहा है आपको मात्र यहाँ पर 999 में, जिसमें आपको पूरे 25 सब्जेक्ट्स कॉम्प्रिहेंसिवली कराए जाएंगे और साथ साथ सभी के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये बैच आपकी एआईबी को तो क्लियर करवाएगा ही करवाएगा, साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस 3 ईयर फेज वाले में है, तो भी आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको ये पूरा की पूरा बैच पढ़ाया है। यस, ठीक है जी। चले, इसके बाद अनअकैडमी ने एयर लर्न लॉन्च किया है, जिसमें आप 25 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं। अपार्ट दिस, हिमाचल प्रदेश जुडिशरी के हमारे बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट्स हैं, रैंक 3, रैंक 2, रैंक 5। अगर आप भी अपना नाम फाइनलिस्ट में देखना चाहते हैं तो आप हमारे जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और अभी इस मंथ लोएस्ट प्राइस ऑफर चल रहा है, आपको जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन केवल मिल रहा है 18,999 रुपए में अगर आप बैच लेते हैं। एंड यूल यूज माई कोड APU। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, आपको यूपी एपीओ का बैच भी मिल जाएगा, राइट, एमपी एडीपीओ का बैच भी मिल जाएगा और साथ साथ आपको यहाँ पर एआईबी का बैच भी मिल जाएगा। और साथ साथ ये जो 60% का ऑफ है, मैक्सिमम डिस्काउंट है और सभी बैचेस में मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाएगी। 18,999 का ये बैच आपको मिल रहा है, जो ये वैलिड है ऑफर सिर्फ 31 अक्टूबर तक है। ठीक है, 31 अक्टूबर तक ये वैलिड है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं अनअकैडमी ने ऊना लॉन्च किया है, एआई असिस्टेंट, जो आपको वॉइस मोड, क्विज मोड, समरी मोड में आपकी पूरी तरीके से हेल्प यहाँ पर करेगा। चलिए जी, इंटरनेट ग्लिच हुआ था यार, और कुछ नहीं हुआ था। मैं तो लाइव ही थी बट फिर मैंने देखा कि इंटरनेट स्टॉप्ड वर्किंग, फिर मैंने दोबारा से रिकनेक्ट वगैरह सब कुछ किया, क्लास दोबारा लगवाई, दोबारा मैं लाइव आई। चले, सो आज के हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आज के। चले, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? कितने सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में दिए हुए हैं? यस, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल फुल मार्क्स आने चाहिए तुम्हारे। अच्छा नेहा, अच्छा हाँ यार नेहा, ये तो बहुत ही पावन पर्व है और बहुत ही सारी मैं वीडियोस वगैरह देख रही हूँ कि इस बार तो बहुत ज्यादा ही ट्रेंड मैंने देखा है, मतलब आई मीन ऐसे तो बहुत लोग छठ पूजा को बनाते हैं बट इस बार मैंने देखा है बहुत सारी रील्स एंड वीडियोस आपको छठ पूजा की दिखेंगी। और इनफैक्ट मैंने तो ये भी इस बार नोट किया कि जो लोग ट्रेडिशनली इसको सालों से नहीं करते थे, उन्होंने भी इस बार छठ पूजा को सेलिब्रेट किया है। तो ये मुझे देखकर काफी अच्छा लगा कि काफी लोगों ने इसको फॉलो किया है ना? आपका क्या कहना है? चले, यस, व्हाट इज द राइट आंसर? यस, ये पुराना है 97, बट अभी हमने कल अपडेटेड क्वेश्चन करा था, करेक्ट। चले, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। केशव नंदा भारती केस इज एसोसिएटेड विद फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, स्टेट राइट या आर्म्ड रिबेलियन? किससे डील करता है? जल्दी से बताइए, केशव नंदा भारती केस किस चीज से डील करता है? यस, फंडामेंटल राइट से डील करता है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करता है?
वेरी वेल डन। 2 का राइट आंसर इज ए, राइट आंसर है फंडामेंटल राइट से डील करता है। ठीक है जी, एक सेकेंड मैं इसमें यस, फंडामेंटल राइट्स, ये रहा, फंडामेंटल राइट से डील करता है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 4 years, 5 years, 6 years या लाइफ टर्म के लिए, कब तक के लिए उनका चुनाव किया जाता है? वेरी गुड, फंडामेंटल राइट्स एंड देन बेसिक स्ट्रक्चर, इन्हीं सब चीजों से केशव नंदा भारती केस डील करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया, Council India are elected for a period of how many years? 3 का राइट आंसर क्या है? वेरी गुड, कितने सालों के लिए, कितना आ रहा है? यस, कुछ लोग गलत भी दे रहे हैं बट सी वालों का बिल्कुल सही है, एकता यस बिल्कुल सही, फॉर 6 years, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years। ठीक है, आइए अगला सवाल, द प्रेसिडेंट कांट डैश लोकसभा, प्रेसिडेंट यहां पर क्या नहीं कर सकते? डिसॉल्व नहीं कर सकते, एडजॉर्न नहीं कर सकते, प्रोरोग नहीं कर सकते या समन नहीं कर सकते। तो प्रेसिडेंट क्या नहीं कर सकते? फोर्थ क्वेश्चन, यस, क्विकली क्विकली, क्या नहीं कर सकते प्रेसिडेंट? यस, राइट आंसर इज, राइट आंसर इज वेरी गुड, इट्स बी, एडजॉर्न नहीं कर सकते। ठीक है, एडजॉर्न कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर करते हैं, लोकसभा के स्पीकर करते हैं, राइट, एडजॉर्न नहीं कर सकते हैं, राइट। तो प्रोरोग, समन एंड डिसॉल्व कर सकते हैं। चले नेक्स्ट, द ड्यूरेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, उसकी कितनी ड्यूरेशन होती है अगर एक ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट इशू कर देते हैं? 6 हफ्ते, 1 साल, 6 महीने या 6 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट? फिफ्थ, फिफ्थ का करेक्ट आंसर क्या है? यस, एडजॉर्न नहीं कर सकते। वेरी वेल डन, सबने सही आंसर दिया है। चलिए फिफ्थ का आंसर दीजिए राइट। यस, आपके सामने है क्वेश्चन। कितना समय? यस, 5 का डी, 6 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। राइट आंसर इज डी, सी वालों का गलत है जी। फिफ्थ का जिन्होंने डी दिया है, अभिषेक ने सही दिया है एंड ठीक है, प्रेम यस, कौन है भाई? सिमरन राठौर जी, सिमरन राठौर मैं डेली लेकर आ रही थी बट यार इतने क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। कोई बात नहीं, बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं है बट मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ। ठीक है, कल तक मैंने जितनी भी क्लासेस करवाई थी सब दोनों बायलिंगुअल में कराई थी, तो आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, फिर हम दोबारा से हिंदी में लाएंगे। ठीक है, हु प्रोमलगेट्स ऑर्डिनेंस इन स्टेट्स, मैं आपको पूरा ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। स्टेट्स के अंदर, राज्यों के अंदर कौन ऑर्डिनेंसेस को बताता है, प्रोमलगेट, इंट्रोड्यूस करता है? गवर्नर।
चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर चीफ जस्टिस, कौन करता है? यस, हु प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस इन दी स्टेट्स? क्विकली, यस, वेरी गुड। 6 का ये ऑलरेडी आप लोगों ने दे दिया है। कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे। हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? दोनों ही हाउसेस की, राज्यसभा और लोकसभा की जब जॉइंट सिटिंग हो रही होती है तो उसमें किसको बैठने की एक्सक्लूसिव पावर किसको दी हुई है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, चीफ जस्टिस। और ये वन ऑफ दी एक्सक्लूसिव पावर है, जिसके पास भी ये है ना, वो केवल उसी के पास है। किसके पास है? कि जो दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग में बैठता है, बैठ सकता है। यस, अरे सेवेंथ, यस सेवेंथ, वेरी गुड। सेवेंथ का सी, स्पीकर बैठ सकते हैं। ठीक है, अब इसी जगह अगर हम बात करें राज्यसभा का, क्या जो चेयरमैन है क्या वो भी जॉइंट सिटिंग पे बैठ सकता है? नहीं, वो उसकी पावर नहीं है। ये पावर एक्सक्लूसिव है किसकी? लोकसभा के स्पीकर की। वेरी वेल डन। अभिषेक एक बार आंसर दो। यस, वेरी गुड। 7C ऑलमोस्ट सबने सही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी उसमें है? आर्टिकल में दिया हुआ है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 352, 368, 360, 395। अमेंडिंग पावर, वेयर इट इज गिवन? 7th, अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, जल्दी से क्विकली सभी लोग आंसर करेंगे। वेरी गुड, इट्स गिवन इन 368। बहुत बढ़िया। थोड़ा आप लोग अच्छे से आंसर दे रहे हो तो मैं जल्दी जल्दी प्रोसीड करती हूँ ताकि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को करें। वेरी वेल डन। 8 का बी राइट आंसर है। चलिए, द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? ये तो भाई सबको पता है। कौन है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन? हाँ जी, कौन है? यस, स्पीकर है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट है, डेप्यूटी स्पीकर है या डेप्यूटी चेयरमैन है? वेरी वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं सबके नाम नहीं ले रही हूँ बट आंसर्स बिल्कुल मेरे सामने है। 9th का करेक्ट आंसर है बी, वीपी, दैट इज दी वाइस प्रेसिडेंट। वेरी गुड। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। किसके? किसके? राज्यसभा के, है ना, राज्यसभा के। वेरी गुड। चले अगला। इन इंडिया काउंसिल ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल टू, काउंसिल ऑफ स्टेट किसके रिस्पॉन्सिबल होती है? लोगों के, स्टेट के, लोकल गवर्नमेंट के, नन ऑफ दीज? हाँ, संतोष क्लास स्टार्ट हो गई थी टाइम से बट कोई ग्लिच आ गया था, फिर दोबारा से स्टार्ट करी। चलें बताइए। द काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू हुम? पीपल, स्टेट और द लोकल गवर्नमेंट? हाँ सिमरन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं इजीली, हम यही कोशिश करते हैं कि हम कॉन्सेप्ट्स को समझे और साथ साथ लर्न भी करते रहें। ठीक है। हाँ, यस, व्हाट द राइट आंसर इज? In India, the Council of State is responsible to the people, the state, local government, none of these. और मोस्टली ये क्वेश्चन का आंसर मोस्टली स्टूडेंट्स गलत देते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो इसके ही उसमें छिपा है, क्वेश्चन में ही छिपा है। इसका आंसर है, यस, 10th का राइट आंसर क्या है? बी, द स्टेट। ये स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल बिकॉज काउंसिल ऑफ स्टेट इज राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा होती है हाउस ऑफ द पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल। लोकसभा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल। और बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल ऑफ स्टेट, और लोकल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू द लोकल इलेक्टोरेट। ठीक है। अच्छा, वैसे तो अगर देखा जाए ना, वैसे इसका आंसर अगर नहीं नहीं, इसका आंसर एक काम करो, ये मत ही करो, इससे कंफ्यूजन होगी, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट नहीं, नन ऑफ दीज, डी राइट आंसर करो। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये वाली बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, तो वो रिस्पॉन्सिबल होती है पीपल ऑफ स्टेट से, तो पीपल तो है ही नहीं इसमें इंक्लूडेड, तो डी राइट आंसर है। नो, डी, जिसने भी डी दिया है, यस, चिंकी, तहरीम, सब मोस्टली सबने डी दिया है, कमलजीत, यस। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, डी करो।
अब मैं इसके पीछे का लॉजिक आप लोगों को बताती हूँ। देखो क्या होता है कि पहली बात, हम राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, नंबर 1। नंबर 2, ना तो ये पब्लिक कॉन्फिडेंस पर डिपेंड होती है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस छूट जाएगा या पब्लिक कॉन्फिडेंस को कंटिन्यू चलना चाहिए इसके होने से। सो इसीलिए ये इसमें से किसी भी उस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसीलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज है। ठीक है, डी राइट आंसर है, करेक्ट कर लेना। चलो आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड टू हाउस ऑफ पीपल, कितना होता है एंग्लो इंडियन की सीट कितनी रिजर्व की जाती थी मैं बोल रही हूं क्योंकि अब ये ऑलरेडी हट चुका है। चले बताइए, अभी ऑलरेडी हट चुका है। एंग्लो इंडियन की सीट्स कितनी रिजर्व की जाती थी? यस क्विकली। यस वेरी गुड, ये पहले की बात है, 2 सीट्स रिजर्व की जाती थी, राइट, 2 सीट्स। अब ये 2 सीट कहां पर हट गई है? अब ये रिजर्व कैटेगरी में चली गई है, एससी एसटी की कैटेगरी में ये चली गई है। इनिशियली मैंने एंग्लो इंडियन के बारे में बहुत कुछ अपनी क्लासेस में, आप मेरी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस देखेंगे तो आई हैव टेकन वन, मतलब एक पूरी इंटायर क्लास मैंने ली थी जिसमें मैंने पूरा एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट समझाया था कि क्या था, क्यों एंग्लो इंडियन की सीट रिजर्व की गई, कौन थे एंग्लो इंडियंस, और फिर कब ये हटी गई सीट। ठीक है, तो जब आप मेरी अगर कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस देखेंगे तो यू विल गेट टू नो, राइट। तो ये सारी चीजें थी जहां पर एंग्लो इंडियन के आर्टिकल नंबर 333 में है। आप देखो अपनी बेयर एक्ट के अंदर आर्टिकल नंबर 333 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज दी हुई है। और अभी 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, कब आई? 2019 के अंदर 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, 2019 के अंदर इसे चेंज कर दिया गया, जहां पे पहले दो सीटें यहाँ पर होती थी वो समाप्त, मतलब खत्म कर दी गई, और 25 जनवरी 2020 से ये जो अमेंडमेंट थी लागू हो गई थी, और अभी ये जो जरूरी है, मतलब रिजर्व कैटेगरी के लिए सीट यहाँ पर अब कर दी गई है। ठीक है, तो ये इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री मैंने आप लोगों को दे दी है। एग्जैक्टली यस, अगर आप मेरी क्लासेस देखेंगे तो आपको पूरी एक क्लास मिलेगी एंग्लो इंडियन के कॉन्सेप्ट पे। आइए, द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज, कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर? यस, कितने होते हैं काउंसिल ऑफ, यस 12, वेरी गुड, 12 इट्स बी, 12 लोगों को कौन नॉमिनेट करते हैं? कौन नॉमिनेट करते हैं? प्रेसिडेंट। यस 12, करेक्ट करेक्ट। चले अगला सवाल, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टोटल कितने तरीके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के भारत में? यस, total how many methods for amendment there are in constitution of India? बताइए टोटल कितने मेथड्स हैं? तो यस, करेक्ट आंसर क्या है? फॉर 13th इज, फॉर 13th इज, 13th का सी, यस, महक, ईशा, संजीव, सी राइट आंसर है। टोटल 3 मेथड्स हैं, ठीक है, किस किस को समझना है? टोटल 3 मेथड्स है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, 3 मेथड्स। किस किस को ये टॉपिक समझना है? मेरी बेयर एक्ट, हाँ, किस किस को टॉपिक समझना है कि टोटल कितने मेथड्स हैं, ये सारी चीजें हैं, या मूव ऑन करें, आगे चलते हैं फिर? ओके, समझना है, चलो फिर समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखो समझते हैं। 1 सेकेंड, गिव मी जस्ट 1 मिनट। ये ना एक्चुअली मेरा बोर्ड ना थोड़ा सा सिस्टम इसका हिल गया है, तो मुझे दूसरे सिस्टम पर क्लास लेनी पड़ रही है। आई मीन तुम्हें समझ नहीं आएगी अभी, बट मैं कोशिश करती हूँ। इसका नोट, हाँ ये रहा ना, ठीक है, यहाँ मैं आपको कुछ कोशिश करती हूँ समझाने की। ओके ओके ओके,
ये थोड़ा दिस इज न्यू टू मी, so that's why. Okay, ठीक है, चलो हम बात कर रहे हैं 3 मेथड्स के बारे में। 3 मेथड्स, ठीक है, फॉर अमेंडमेंट, ठीक है। पहला मेथड क्या होता है, एक सिंपल मेजॉरिटी का मेथड होता है। कैसा? सिंपल मेजॉरिटी का मेथड होता है। अब व्हाट इज दिस सिंपल मेजॉरिटी? ये क्या है सिंपल मेजॉरिटी? जो आपको आर्टिकल नंबर कहां पर मिलेगा, 368 निकालिए। आर्टिकल पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। सो आर्टिकल नंबर कहां पर, 368 में आप पढ़ेंगे। निकालिए इस आर्टिकल 368 को, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया हमने, सिटीजनशिप एक्ट, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स हम इसके अंदर लेकर आए, ठीक है। तो ये तरीका होता है। इसके बाद मैं और एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। एक बार निकाल लीजिए, 368 को निकाल के रखिए, इसी को मुझे एक्सप्लेन करना है। जैसे कि ये क्या है, जैसे कोई ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग की बात हो रही है, कोई ऑर्डिनरी चीज को हमने करना है। जैसे मान लो लोकसभा और राज्यसभा की हमने सिंपल मेजॉरिटी ली, वोटिंग ली, यानी कि 50% से ज्यादा जिस भी बात पर वोट आए वो हमने मान लिया। लेकिन इसमें प्रेसिडेंट की एसेंट, यानी कि लोकसभा की हमने प्लस राज्यसभा की क्या ले ली, मेजॉरिटी वोट ले लिए, मेजॉरिटी वोटिंग ले ली, और वो कितनी ले ली, 50% से ऊपर होनी चाहिए, अब 50% वो आएगी। प्लस इसमें एक फॉर्मल इंडिकेशन ये होता है कि आपको क्या लेनी पड़ती है, प्रेसिडेंट की एसेंट लेनी पड़ती है। ये हो गया आपका सिंपल मेजॉरिटी का मामला, कि जहां पर दोनों ही हाउसेस से हमने क्या लिया, मेजॉरिटी लेकर इसको कवर कर लिया। जैसे कि जैसे हमने तेलंगाना न्यू स्टेट को बनाया, तो हमने सिंपल मेजॉरिटी से इसको बना लिया था। या हम नेम, स्टेट्स के नेम को चेंज कर देते हैं, उनकी बाउंड्रीज को ऑल्टर वगैरह कर देते हैं, तो वो भी हम सिंपल मेजॉरिटी के काम से कर सकते हैं। या सिटीजनशिप के प्रोविजंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, या हम किसी भी पीएम प्रेसिडेंट की सैलरी अलाउंसेस को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। और या फिर 5th और 6th शेड्यूल के अंदर हम कोई अमेंडमेंट्स लेकर आते हैं ट्राइबल एरियाज के अंदर, तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अमेंडमेंट्स नहीं है कि हम इसके अंदर अमेंडमेंट कर रहे हैं, आउटर अमेंडमेंट्स है, तो वो हम सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं। समझ में आई ये बात? सिंपल मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, यस समझना, और कोई डाउट आए तो मुझसे साथ साथ पूछते भी रहना, राइट। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होता है, हाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई। दूसरा होता है अमेंडमेंट बाय दी स्पेशल, सेकंड होता है बाय दी स्पेशल मेजॉरिटी, बाय स्पेशल। अब जैसे इसका नाम है उसी तरीके से इसका काम है, राइट। और ये हमें आर्टिकल, अगेन इसके लिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 368 ही पढ़ना है। 368 में हमें प्रोसीजर्स वगैरह बताए हुए हैं। अब इसमें बात करता है, इट रिक्वायर्स द टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच हाउस। टोटल मेंबरशिप वहां 50-50% थी, यहां हम क्या बात कर रहे हैं, टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। अब इसका क्या मतलब है, टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस का, प्लस इसके साथ साथ एक तो पूरी चाहिए, प्लस इसके साथ हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। क्या चाहिए, 2/3 इसमें मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए और वोटिंग भी देने चाहिए। तो 2 क्राइटेरिया और जुड़ गए इसके साथ, मेंबर प्रेजेंट भी होने चाहिए एट द टाइम जब ये मेजॉरिटी हो रही है, और प्लस इनके साथ साथ इन 2/3 मेंबर्स की वोटिंग भी होनी चाहिए। एटलीस्ट नंबर यहाँ पर डाल दिया है। और यहाँ पर एक और फॉर्मल कंसिडरेशन है, एक और फॉर्मल चीज है कि प्रेसिडेंट को जब भी स्पेशल मेजॉरिटी है तो प्रेसिडेंट मस्ट गिव एसेंट, must give assent, or that means he can't refuse, that means वो रिफ्यूज नहीं कर सकते, मे बी सेंड फॉर कंसिडरेशन बट नहीं भेज सकते। अब ये जब इतनी स्पेशल बातें चल रही हैं तो ऐसी कौन सी अमेंडमेंट हो रही है, जैसे हमने वहां पे बोला जो सिंपल वाली हो रही थी अमेंडमेंट, तो उसमें हमने कहा कि ठीक है वो आउटर कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर की बातें हैं, तो फिर ये वाली ऐसी कौन सी बातें हैं, ये वाली ऐसी कौन सी बातें हैं जो यहाँ पर हो रही हैं? भाई ये क्या है, कुछ स्पेशल यहाँ पर चीजें हो रही हैं। अब वो स्पेशल क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है,
स्पेशल अमेंडमेंट्स जो आपके संविधान से रिलेटेड होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ चेंज किया, पार्ट 3 के अंदर कुछ चेंज किया, राइट? किस में चेंज किया? फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ चेंज किया, या फिर हमने डीपीएसपीस कॉन्स्टिट्यूशन के भाग के अंदर कोई चेंज किया, ठीक है, डीपीएसपीस में चेंज किया। और बताइए, पार्लियामेंट स्ट्रक्चर पावर्स के नाम पर हमने कोई चेंजेस यहाँ पर लेकर आए, या फिर हमने यूनियन जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई चेंजेस करे, या कोई और प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करे, तो फिर यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी से काम चलेगा। समझ में आया? स्पेशल मेजोरिटी जैसे कि क्या किया हमने, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, मैंने अपनी बेयर एक्ट में भी लिखा हुआ है 368 में। देखो, बेयर एक्ट मतलब अभी तो नहीं, आपकी एआईबी है, बट इस तरीके से, जैसे जब आपके पास वो नहीं है लिखने के लिए, जगह स्पेस नहीं है, तो यू कैन पुट दिस स्टिकी नोट्स आप लगा सकते हो ताकि चीजें आपको याद रहें। तो ये देखो 368 ही है, यहाँ पर मैंने सारे नोट्स लगाए टाइप ऑफ अमेंडमेंट। तो जैसे कि हम आउटसाइड आर्टिकल 368 है फॉर्मेशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड स्पेशल मेजोरिटी में मैंने लिखा हुआ है 2/3 मेजोरिटी लोकसभा राज्यसभा, जैसे कि हमने अमेंडमेंट्स फंडामेंटल राइट्स जीपीएसपीस। एक एग्जांपल है जो 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया गया, जहां पर 1978 के अंदर, जहां पर फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर किया गया, आर्टिकल 352 को चेंज किया गया। तो ये चीज मैं बार बार भूल जाती थी, तो मैंने अपने टाइम मतलब लर्निंग टाइम पे इनको इस तरह से नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे 368 के आप केस लॉस भी दे सकते हैं, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, जहां पे पार्लियामेंट को पावर दी गई थी कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके पास गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आया 1967 में कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट्स को। फिर केशव नंदा भारती आया जिसने इंट्रोड्यूस किया बेसिक स्ट्रक्चर को कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इसको नहीं छेड़ सकता। फिर मिनरेवा मिल्स जुडिशियल रिव्यूज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये सारे केसेस भी 368 से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इसीलिए इस आर्टिकल को डाला गया था 368 को कि भाई मॉडर्न नीड्स आएंगी यहाँ पर, कोई जब भी हमारा देश डेवलप होगा, हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ नीड्स हमारी जो है, जरूरतें हमारी चेंज होंगी, उसको स्ट्रक्चराइज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए 368 को यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर इसको क्या दी गई, पावर्स दी गई। अब थर्ड के बारे में हम लोग बात करते हैं। थर्ड अमेंडमेंट, थर्ड तरीका क्या होता है, ये सबसे ज्यादा वो होता है जो स्टूडेंट्स को यूजुअली नहीं पता होता है, दैट इज दी स्पेशल मेजोरिटी। इसको भी हम नाम क्या बोलते हैं, स्पेशल मेजोरिटी, बट विथ रेटिफिकेशन। स्पेशल मेजोरिटी समझ में आ रहा है? पहले बताइए, दो बाकी जो पिछले दो मैंने समझाया वो समझ में आए कि नहीं आए? प्लस इसके साथ रेटिफिकेशन, यस, रेटिफिकेशन बाय at least 50% of states, ratification by at least 50% states। पिछले दो समझ में आए? यस। अब इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये आर्टिकल नंबर 368 प्लस फेडरल फीचर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्लस फेडरल फीचर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब वो फेडरल फीचर्स एंड इन सारी चीजों का मतलब क्या है, देखो इसमें क्या है, एक तो पार्लियामेंट की हमने क्या पढ़ा, स्पेशल मेजोरिटी, एक तो पार्लियामेंट की क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स मस्ट इसको अप्रूव करे, यानी कि जो ये स्टेट्स हैं ये क्या करें, इसे अप्रूव करे, अपनी मंजूरी से दे। अब जैसे कि इसमें कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, यस, जैसे कि हमने क्या कहा यहाँ पर, चलो, जैसे कि हमने कौन से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, आर्टिकल नंबर 54 के अंदर, यूनियन स्टेट लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स का कुछ इसमें स्ट्रक्चराइजेशन है, जुडिशियल पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मुद्दा है, फेडरल एग्जीक्यूटिव रिलेशंस का कोई मुद्दा है, तो ये सारी चीजें, मान लो 7th शेड्यूल का कोई मुद्दा है, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट का, तो ये यहाँ पर हो जाते हैं, जहां पे हमने एक फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करा, यानी कि और बड़ा मैसिव चेंज, ये बहुत रेयर होता है। अब जैसे कि कहां पर हमने पढ़ा था 101 एग्जाम्पल, जब 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी 101, इसमें क्या चेंज किया गया था, 101 में जीएसटी लागू किया गया था,
जीएसटी आया था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, या अगर थोड़ा और पहले चलते हैं 43, 42 और 44th अमेंडमेंट में, 42nd एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट में चलते हैं, तो यहाँ पर क्या मैसिव चेंज आया था? फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया था। तो इनके लैंडमार्क केसेस यही है जहां पर हमने पढ़ा केशव नंदा भारती, राइट। तो ये है कि जहां पर स्टेट्स की भी अप्रूवल, दोनों में स्टेट्स की अप्रूवल नहीं चाहिए होती, बट इधर थर्ड पॉइंट पे हमें स्टेट्स की 50% ऑफ स्टेट्स की अप्रूवल भी साथ में चाहिए होती है। तो हम तभी तो कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उतने ही समय पे वो है, रिजिड भी है, तभी तो बोलते हैं ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। तो इन्हीं सब चीजों के कारण हम लोग बोलते हैं, और ये 3 मुद्दे होते हैं जो आपके कहां पर होते हैं, 3 तरीके होते हैं अमेंडमेंट करने के। ठीक है जी, समझ में आया? गोलकनाथ यस, सज्जन सिंह यस, रेक्टिफिकेशन, थैंक यू थैंक यू। चलो और कोई सवाल? ठीक है, डाउट ठीक है। बुक यार मेरी ये है कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिवर्सल्स की है, ठीक है। और आप मानेंगे मेरी जो पुरानी बुक थी, मतलब पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट थी जिसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ था, लाइक वो पूरी नीली, ब्लैक तो होती है, वो पूरी ब्लू भी हो रखी थी, बट वो चोरी हो गई थी मेरे ऑफिस से। तो मैंने नया बनाया, नया सारा नोटिंग वगैरह करी, सारी चीजें करी। बहुत बड़ा लॉस होता है जब आपकी किताब गुम हो जाती है। तो अभी जितना मैं पढ़ती रहती हूँ साथ साथ वो नोटिंग करती रहती हूँ जैसे, ठीक है। चलो लेट्स गो। डोंट सेव, चलो कहाँ जाना था ये एकदम नया तरीका है अभी, तो इसे सीखने में थोड़ा टाइम लग रहा है। चले आइए, हो गया। नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, किससे डील करता है? यस, किससे डील करता है? आर्टिकल नंबर 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, ये तो बहुत इजी है। हाँ भाई, एक बार सभी लोग लाइक भी कर दो सेशन को। चले बताइए, आर्टिकल नंबर 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है? नेशनल इमरजेंसी, करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है, वेरी गुड, इट्स डी, नेशनल इमरजेंसी। चलिए आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 32 स्टैंड सस्पेंडिंग ड्यूरिंग द इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, 356, 360 या 362। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जरूर, याद रखना, आ भी चुके हैं और एक्सपेक्टेड भी हैं। चले 15th का आंसर दीजिए। वेरी वेल डन ईशा, मोहम्मद, ज्योति, अभिषेक, अनुष्का, करेक्ट, सबका सही है। शशिकला, यस। नाउ 15th, प्लीज राइट क्वेश्चन नंबर बिफोर योर आंसर, बिकॉज मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपने अब किसका देना शुरू किया आंसर। ओके, चले बताइए फॉर 15th। वेरी गुड, 15 का ए, आर्टिकल नंबर 352, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड। 352। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the constitution of india empowers the president to take over the administration of a state, कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, स्टेट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ले लेगा ऑन द बेसिस ऑफ, जब कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाएगा, तो उसको कौन सी इमरजेंसी कहते हैं, कि जब उसके ऊपर अब प्रेसिडेंशियल रूल लग जाएगा इस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर। यस, फॉर 16, वेरी गुड, 16 का सी, जिसे हम बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, जब स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेल हो जाएगा तब वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो जाता है, और आर्टिकल नंबर 356 में आ जाता है सी, वेरी गुड, सी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो, इन इंडिया द पावर ऑफ एमनेस्टी हैज बीन गिवन टू द, किसके पास है एमनेस्टी की पावर? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ द आर्मी या पार्लियामेंट? एमनेस्टी की पावर किसके पास है? वेरी गुड चिंकी, यस।
चलो आंसर करो जल्दी से। वेरी वेल डन। कौन कर सकता है? 17 का ए, एमनेस्टी की पावर मतलब होती है पार्डनिंग पावर, माफी की जो पावर है, ठीक है, शक्ति है। तो 17 ए। तो अगर ऐसा शब्द आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, एमनेस्टी का मतलब पार्डन ही होता है। राइट, प्रेसिडेंट, करेक्ट। आइए नेक्स्ट। प्रेसिडेंट रूल, अगर किसी भी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है तो वो कितने समय तक, मैक्सिमम कितने समय तक वो स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है, ये आपको बताना है। टोटल कितने समय तक वो स्ट्रेच हो सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेच, 4 साल, 2 साल, 3 साल या 1 साल। अगर किसी भी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो वो मैक्सिमम कितनी बार स्ट्रेच होता है या उसको कितनी बार एक्सटेंशन की जरूरत होती है, क्यों और कैसे? बताइए। 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या 1 साल के लिए, हद से हद। यस, फॉर 18। वेरी गुड, 18 सी वालों का बिल्कुल सही आंसर है। जिसने भी सी दिया है, अभिषेक, महक, कमलजीत, यस, ईशा, करेक्ट। देखो हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम ड्यूरेशन, स्ट्रेच आप लगभग कितना स्ट्रेच कर सकते हो, 3 साल कर सकते हो, लेकिन इनिशियली प्रेसिडेंशियल रूल कितने महीने के लिए लगता है, समझा देती हूँ मैं, 6 महीने के लिए लगता है, ठीक है, राइट। अगर प्रेसिडेंट का ऑर्डर मतलब सफिशियंट है तो 6 महीने के लिए वो लग जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर दोबारा पहली एक्सटेंशन मिलती है, हर 6 महीने के बाद पहली एक्सटेंशन मिलेगी, जहां पर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसको क्या देंगे, अप्रूवल देंगे, लाइक फिर से एक्सटेंशन उसको देंगे एंड फर्दर 6 महीने की मिल जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर फर्दर एक्सटेंशंस मिलती जाएंगी। फर्दर एक्सटेंशंस मतलब पार्लियामेंट के अप्रूवल के साथ और कुछ स्पेशल कंडीशंस के साथ। अब इसमें ये भी पूछा जाएगा कि भाई इलेक्शन कमीशन से कि क्यों इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्यों यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहा है, क्यों इतना स्ट्रेच हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें होती है, ये नहीं कि लगातार सीधा 3 साल के लिए कर दिया, हर 6 6 महीने में इसकी एक्सटेंशन की जरूरत होती है। लेकिन अगर मैक्सिमम बात करें तो 6 महीने इंटू 6 यानी कि 3 साल, 6 बार का एक्सटेंशन फर्स्ट तो मिल जाएगा, आगे 6 महीने का एक्सटेंशन स्पेशल कंडीशंस और पार्लियामेंट की अप्रूवल के साथ चलता रहता है, ठीक है। तो और अच्छा, मान लो अगर ये बात भी है कि अगर मान लो किसी भी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल लग गया है, उसको 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड करना है, तो ये भी हो सकता है कि मान लो इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइड करेगा, क्यों क्यों फेयर चुनाव क्यों नहीं हो रहा, क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। चलें, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया, हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर्स, कितने हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, इलेक्टेड मेंबर कितने हैं? यस, नगमा, वेरी गुड। चले बताइए। चले, क्लियर हो गया ना? 19, 19 का आंसर दीजिए अब। यस फॉर 19, वेरी गुड। बी 238, वेरी गुड, 238, 12 हमने निकाल दिए थे प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन की वजह से। सो 238 इलेक्टेड मेंबर आपसे पूछा, कई लोग इसमें गलती करते हैं बट आप लोगों ने नहीं करी, वेरी गुड। चलें अगला। 42nd अमेंडमेंट एक्ट वाज अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट इन, 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1967, 1968, 1976 और 1977। कब आया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट का ईयर क्या है? लैंडमार्क, लैंडमार्क कह रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। यस, बताइए। 20th का सी सबको पता है, 1976, करेक्ट करेक्ट, 1976, सी इज द राइट आंसर। आइए जी। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज इन इंडिया? ठीक है, जब भी हम लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में तो पहली लाइन यही पढ़ते हैं, द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इन इंडिया। यस, 19, सबका सही है, सबका, किसी का भी गलत नहीं है। सुप्रीम कमांडर कौन है? यस भाई, एक बार सभी लोग 110, 100 पार स्टूडेंट्स हैं, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे,
ठीक है, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए सभी के सभी स्टूडेंट्स। Quickly, yes. President, the first citizen of India and the supreme commander of the armed force, military armed forces. Yes. So, president is the right answer. ठीक है, चलो, great, very good. कितना मैक्सिमम गैप परमिसिबल है पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में? ठीक है, 2 सेशंस के बीच में, और एटलीस्ट यहाँ पर कितने सेशंस होने चाहिए, और उन सेशंस में से भी एटलीस्ट कितना गैप परमिसिबल है, हो सकता है? 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, या 12 महीने का? 22, यस, 22, 21 का ए सबका सही है, यस। 22, वेरी गुड, 22 का सी। देखो, वैसे तो साल में 3 सेशंस हैं हमारे, बजट, मॉनसून और कौन सा है? बजट, मॉनसून और विंटर सेशन। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 सेशंस अगर होने चाहिए, ये कंपलसरी है कि 2 सेशंस मीट करेंगे ही करेगा, तो उनके बीच में 6 महीने का गैप कैन बी टेकन। ओके, 6 महीने, यस, 6 मंथ, सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। आइए जी, आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये कौन से केस में ये बात कही गई थी? ठीक है, ये बात, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन इज एन इंडिपेंडेंट पावर, distinct from judicial power. It is not judiciable on its merit. Only the area and scope of present power under Article 72 can be examined by the court. अब ये कौन से केस में बात कही गई थी? यस, क्या है इसका राइट आंसर? कृष्णा ने सही दिया है। 4 ऑप्शंस है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जोगिंदर सिंह, केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ऑल ऑफ द अबव। बट यस, द करेक्ट आंसर इज डी, सारे केस में बात कही गई थी, डी राइट आंसर है। डी 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 डी, सभी केसेस में ये बात कही गई थी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय elected members of both of the houses of the parliament, members of both of the houses of parliament, elected members, ये 4 ऑप्शंस पढ़िए, 24 का आंसर दीजिए। चले 24, डी, यस। बताइए 24 का। 24, यस, अभिषेक करेक्ट, ज्योति, कमलजीत, यस, राघव, गुड, संजीव, सी। Elected members of the both of the houses of the parliament and the state legislature assemblies, C right answer है। चले नेक्स्ट। Council of States in India can delay a money bill for, Council of State कितने टाइम तक मनी बिल को डिले कर सकते हैं? इनडेफिनाइट पीरियड, कितना समय हो, 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, या फिर 14 दिन के लिए, कितने समय तक डिले कर सकते हैं? बताइए। मैक्सिमम, वेरी गुड, 25 का डी राइट आंसर है, 14 दिन के लिए ही, वेरी गुड कमलजीत एंड त्रिशा, वेरी गुड चिंकी, ईशा, ज्यादा 14 दिन तक ही कर सकते हैं बस। पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर्स कहां से होने चाहिए? ठीक है, हैज मेंबर्स फ्रॉम हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट, स्टेट लेजिस्लेचर, या बोथ ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। Public Account Committee has members from House of People, Council of State, State Legislature, या both of the Houses of Parliament? बताइए क्या है राइट आंसर फॉर 26? यस, इसको हम पैक भी बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हम क्या बोलते हैं? पैक बोलते हैं। और इसमें वेरी गुड
26 का दे रहे हैं आप सभी लोग। वेरी गुड, इट्स डी। मोस्टली सबने ही सही दिया इनफैक्ट। तो लोकसभा हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज दी राज्यसभा। इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। किसमें? पब्लिक अकाउंट्स पैक्ट में टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा से। हो गए ना? 15 और 7 22 हो गए, ठीक है? 22 होते हैं। और जो इसका चेयरमैन होता है, पैक का चेयरमैन होता है, वो लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो अपॉइंट करते हैं। और ये जनरली ऑपोजिशन पार्टी का होता है जो इसका चेयरपर्सन होता है, ठीक है? चेयरपर्सन होता है, तो इसीलिए दोनों इसमें होते हैं। और ये पैक यूनियन पार्लियामेंट की कमेटी होती है, ठीक है? चलो आइए जी, अगला सवाल 26, 27। The member of council of minister are collectively responsible to judiciary, house of people, council of state or the president? Yes. चलें बताइए नेक्स्ट। The members of council of ministers are collectively responsible to judiciary, house of people, council of state and the president. Very well done. 27 का राइट आंसर आ रहा है बी। यस, वेरी गुड, बी वालों का बिल्कुल सही है। चिंकी करेक्ट, त्रिशा, अभिषेक, नगमा, वेरी वेल डन, ठीक है? वेरी वेल डन। ये आपको कहाँ मिलेगा? आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 3 में, जहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्लियरली लिखा हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी हाउस ऑफ द पीपल। पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग कौन? इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर भी लोकसभा को आंसरेबल होती है। मेजॉरिटी लूज होते ही सरकार गिर जाती है, ठीक है? चलें, 75 क्लॉज 3 में था। यस करेक्ट। आइए, द टर्म फेडरल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लैटिन वर्ड फीडस, ठीक है? फीडस which means separation, distribution, covenant and none of these. क्या मतलब है इसका? यस, क्या मतलब है टर्म फीडस? ये पता नहीं, मैं ना जाने ये वाला क्वेश्चन कितनी बार मैं अपनी क्लासेस में से समझा चुकी हूँ। बट फॉर 28 का राइट आंसर प्रेम ने दिया है। ईशु, वाह वाह वाह। मीनाक्षी करेक्ट, बहुत सारे उन्होंने सही दिया है। कोवेनेंट इज द राइट आंसर। किसको समझना है ये कॉन्सेप्ट? व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट कि कोवेनेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और सेपरेशन, इनके अंदर मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्यों ये तीनों चीजें एक दूसरे से अलग है, और क्यों फेडरेशन का मतलब कोवेनेंट से कनेक्ट किया जाता है? बताइए, इफ एनीवन वांट्स टू नो, लेट्स। अगर नहीं पता करना तो हम आगे मूव करेंगे। मैम मेरे पास एआईबी की प्रीवियस ईयर की बुक है, क्या बेरैक परचेज करें या नहीं? ओह माय डियर, प्रीवियस ईयर से क्या होगा? प्रीवियस ईयर थोड़ा ले जा पाओगे, बेरैक तो लेनी पड़ेगी अगर वहां हेल्प चाहिए तो। वहां कोई प्रीवियस ईयर की थोड़ी ना बुक जरूरत होगी, ठीक है? चलो, अच्छा समझा दूं, क्लियर कर दीजिए मैम, ठीक है? चलो देखो, हम पहला शब्द आपने देखा होगा अभी यहाँ पर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है? सुनने से ही समझ में आ जाएगा। पहला शब्द है सेपरेशन, और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हुए सेपरेशन ऑफ पावर का इस्तेमाल करते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर मतलब हमने क्या किया, पावर्स को, शक्तियों को या काम करने के फंक्शंस को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है? मैं बताती हूँ, समझाती हूँ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लाइफ टाइम याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है? मैं अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है, ओके। तो पहला हमने वर्ड क्या सुना है? सेपरेशन।
सेपरेशन ऑफ पावर्स। जब हम क्या करते हैं, पावर को और प्लस फंक्शंस को क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, बांटना। और वो हमने कहां पर बांटा है, वो हमने बांटा है 3 ऑर्गन्स पर। ये क्या माजरा है भाई, हमने कहां बांटा है 3 ऑर्गन्स पर। वो 3 ऑर्गन्स कौन से हैं, सबसे पहला लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब हमने कहा, इनको कहा, इन ऑर्गन्स को कहा कि भाई तुम लोग अपना अपना काम करो, है ना। 3 ऑर्गन्स में हमने काम को, सभी चीजों को बांट दिया और अपना काम करो, कि ताकि कोई भी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वर्क ना हो, सब अपना काम करे और इंश्योर रहे कि सिस्टम के अंदर जस्टिस और चेक और बैलेंसेस वगैरह बने रहे। 3 जगह हमने, अब हमने पावर को और काम करने की विधि, काम करने की चीज को हमने यहाँ पर बांट दिया। और ये दोनों चीजों पे अप्लाई होती है, चाहे हम बात करें यूनिटरी फंक्शंस के बारे में, या यूनिटरी पावर्स के बारे में, या फिर फेडरल पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में, ये दोनों पर ये लागू होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। जैसे कि हमने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर का काम करता है, जैसे ये फर्स्ट ऑर्गन है, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का काम करता है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी का काम करता है, और ये सारे एक इंडिपेंडेंट डोमेन्स हैं, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो ये हो गया हमारा सेपरेशन। सेपरेशन वर्ड का अर्थ हुआ ये अभी। अब कभी आपने ये भी पढ़ा होगा दूसरा कॉन्सेप्ट, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। क्या ये अलग है, क्या ये सेपरेशन से अलग है या सेम ही है, क्या है ये बताइए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, ये बीच में येलो चल रहा है कुछ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है प्रॉपर फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट डज इट मींस, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, आई थिंक आपको येलो नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग ने क्या करा, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को एलोकेट किया, एलोकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। कुछ भी ना समझ आए तो दोबारा पूछ लेना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, अब आपके ख्याल मन में ये आ सकता है, जैसे बहुतों को तो पता होगा, बट कईयों के ख्याल में आ सकता है कि मैम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कैसे, ठीक है। मान लो हमने कोई लेजिस्लेटिव पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी, हमने कोई फाइनेंशियल पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसके बीच में, कहा हमने किया, सेंटर के बीच में। पावर कहां पर हमने डिस्ट्रीब्यूट करी, सेंटर के बीच में। कुछ पावर्स हमने कहां दे दी, स्टेट को दे दी कि नहीं दी, है ना। कुछ चीजें हमने लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर्स या फिर लेजिस्लेटिव पावर्स हमने कहां दे दी, सेंटर को दे दी कि ये काम तुम करो। उन्हीं में से कुछ पावर्स हमने स्टेट को दे दी कि आप लेजिस्लेट भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर, जैसे लोकल लॉज में या किसी भी चीज पे, या आप फाइनेंशियली भी क्या कर सकते हो, कुछ पावर्स हैं आपके पास, या फिर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी है। तो हमने यहाँ पर एलोकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस किसको दे दिया, सेंटर और स्टेट को दे दिया, और इसके अलावा रीजनल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दे दिया। किसको, लोकल सेल्फ को भी दी हमने, कुछ पावर्स दी ना, पंचायत को पावर्स दी, सारी दी। या फिर हमने किसको दिया, क्या भी मैंने वर्ड बोला था, लोकल गवर्नमेंट और रीजनल, ठीक है, हमने रीजनल गवर्नमेंट्स को दे दी। तो ये हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तुम अपने अपने काम देखो, अपने अपने लेवल पे तुम लोग काम करो, ताकि क्या रहे, गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी बनी रहे, ठीक है, ऑटोनॉमी बनी रहे। अब जब हम इनको पावर ही नहीं देंगे, जब हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पावर नहीं दी, हमने पंचायत को पावर नहीं दी, तो उसको बनाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि लोकल पब्लिक की नीड्स को तो वही समझेगा, स्टेट की नीड्स को तो वही समझेगा, क्योंकि हर स्टेट के अंदर रिवर्स की बात कर लो, फॉरेस्ट की बात कर लो, एजुकेशन सैनिटेशन की बात कर लो, पॉपुलेशन की बात कर लो, डेवलपमेंट की बात कर लो, हर स्टेट वेरी करता है ना, हर स्टेट वेरी करता है। और इसी के साथ हमने डिस्ट्रीब्यूशन पावर किसमें करी, यूनियन लिस्ट, जो हमने लिस्ट बनाई कि इन मुद्दों पर ये काम करेगा। फिर हमने बनाई स्टेट लिस्ट, लिस्ट 2, और हमने लिस्ट 3 बनाई, दैट इज दी कॉन्करेंट लिस्ट बनाई ना, और हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तुम अपना अपना काम देखो। जो सारी लिस्ट हमारी कहां पर है, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, समझ आया।
तो ये जब डिस्ट्रीब्यूशन शब्द आप अपने मुंह से निकालो या पढ़ो या किसी से सुनो, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है। जब आप सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब सुनो तो वो 3 ऑर्गन्स वाला सिस्टम होता है। नाउ द लास्ट वर्ड कम्स हियर, दैट्स द कोवेनेंट। तीसरा शब्द क्या आता है? कोवेनेंट शब्द आता है। लेकिन कोवेनेंट को पढ़ाने से पहले मुझे बताओ, ये दोनों चीज में आज आपको अंतर पता चला कि इन दोनों चीज में अंतर क्या है? यस, इन दोनों चीज में समझ में आया आपको कि क्या अंतर है? फिर हम आगे चलेंगे। डेलीगेशन को मत मिक्स करो इसमें, ठीक है? जो भी समीर डेलीगेशन बोल रहे हैं और मेघा किसी ने और बोला ना डेलीगेशन, डोंट मिक्स डेलीगेशन हियर। अभी तो हम बात कर रहे हैं प्रॉपर, सबको पता है, सेंटर के पास है, स्टेट को पता है, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को पता है, ठीक है। अब लास्ट हम लोग चलते हैं, दैट इज दी कोवेनेंट। अब ये कोवेनेंट क्या होता है? ये होता है एक म्यूचुअल अग्रीमेंट, एक म्यूचुअल अग्रीमेंट। अब ये किस चीज का म्यूचुअल अग्रीमेंट है? किस कौन कौन ये म्यूचुअल अग्रीमेंट कर रहा है? यानी कि वेरियस स्टेट्स और वेरियस प्रोविंसेस, प्रोविंसेस तो अब हमारे देश में नहीं है, बट ये म्यूचुअल अग्रीमेंट किसके बारे में, किसके बीच में किया जा रहा है? वेरियस स्टेट्स के बीच में किया जा रहा है, स्टेट्स के बीच में। और किस चीज का? कि भाई फेडरेशन का, कि हम लोग अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग म्यूचुअल अग्रीमेंट है ना। ऐसा तो नहीं ना कि यहाँ पे महाराष्ट्र कहते नहीं नहीं मैं तो ऐसा करूंगा अपना बना लूंगा, नहीं ऐसा तो नहीं है ना। हम म्यूचुअली अग्री कर रहे हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर है, किसके साथ? अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के साथ फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स भी, हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर्स भी है, बट स्टिल हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अपने आप को फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीगेशन कर रहे हैं हम लोग। तो सारी चीजें इकट्ठे, येट हमारे पास अलग अलग सारी चीजें हैं, अलग अलग सारे स्टेट्स हैं, येट लेकिन हम क्या हैं? भारत का हिस्सा हैं। ये वो फेडरेशन होता है, दैट consent, that the federal, that the consent which is given by all these states, right? और वो एक अग्रीमेंट जिसने कहा कि हम लोग पार्ट तो इकट्ठे क्या हैं? हम लोग पार्ट इकट्ठे इंडिया का ही है। अब लेकिन यही कोवेनेंट अगर हम बात करें, एग्रीगेशन हमें यूएसए में नहीं देखने को मिलेगा। नहीं, यूएसए में मिलेगा, कि यूएसए में क्या है, हालांकि सबका अलग अलग है, बट स्टिल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हम बोलते हैं इसको। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को कोवेनेंट, जहां पर 13 स्टेट्स को इकट्ठे मिलाया गया है, ऐसे हमारे में भी कोवेनेंट ये चीज होती है, ठीक है, कि जहां पर फंक्शनल डिवीजन हो गया, जहां पर ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का डिवीजन हो गया, लेकिन स्टिल हम ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर रूल करते हैं, ताकि किसी भी तरह से प्रिवेंट ऑफ एक पावर ना, यहाँ पर अब्यूज ऑफ पावर यहाँ पर ना हो पाए, ठीक है। सो ये यहाँ पर सारी चीजें हैं, ठीक है। चले, यस, समझ में आया आप सभी को? कोई डाउट? क्लियर हुआ? तो हमेशा याद रखना कि अगर आपके सामने कोवेनेंट का ऑप्शन आता है और फीडर्स फेडरल का आता है, तो कोवेनेंट इज द राइट आंसर, क्योंकि फेडरेशन का एक्चुअल में मतलब ही यही है, अलग होके भी एक होना, ठीक है। यस, चले, ओके ग्रेट, चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमीशन हैज एग्जामिन सेंटर स्टेट रिलेशंस? ये हमने कल भी किया था, चलो दोबारा से दे दो आंसर। Which commission has examined center-state relations? Yes, easy है, ये तो सबको आता है। थैंक यू नेहा। चले ग्रेट, क्या हुआ है भाई, क्या दे रहे हो? डेट एक्सटेंड हुई है क्या? नहीं नहीं, कोई डेट एक्सटेंड नहीं हुई। कल मैंने एक वीडियो ली तो है, 28 तारीख को एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें
और लास्ट डेट चेंज कर दिया, 1 नवंबर कर दिया है। लास्ट डेट फॉर करेक्शन 1 नवंबर कर दिया है, ठीक है? तो वो तो मैंने कल बताया था और कल मैंने ली तो है रात को वीडियो और कल वो एक्चुअली वो पीडीएफ ली तो मैंने वीडियो बट वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पाई, मतलब ओपन नहीं हुई मेरे स्क्रीन पर, बट मैंने बता दिया था। और एडमिट कार्ड 15 को ही आएँगे, 30 को ही आएँगे, पेपर पोस्टपोन नहीं हुआ है भाई, नई नोटिफ़िकेशन माना आई है, बट पेपर पोस्टपोन नहीं हुआ है। ठीक है? और तो कोई यहाँ पर नहीं है, मैंने देख लिया। मैं लगातार देखती रहती हूँ भई, वेब ऑफ़िशियल वेबसाइट देखती रहती हूँ। ठीक है? पेपर पोस्टपोन नहीं हुआ है, सिर्फ़ आपकी उसकी डेट चेंज हुई है रजिस्ट्रेशन की और करेक्शन की। हाँ, वो चेंज हुई है। चलो नेक्स्ट, क्या था, क्या बताया था आंसर? 29 का ये यस सरकारिया कमीशन, करेक्ट। आइए, द इन द इंडियन फेडरल सिस्टम रेसिड्यूरी पावर्स रेस्ट विद, रेसिड्यूरी पावर किसके पास रहती हैं? सेंटर के पास, स्टेट के पास, जुडिशरी के पास या फिर लोकल गवर्नमेंट के पास? रेसिड्यूरी पावर्स कहाँ तक है? किसके पास है? बताइए रेसिड्यूरी पावर्स किसके पास वेस्ट करती है? चलें 1 नवंबर मौसम 1 नवंबर तक है। चलें, किसके पास रहती है? सेंटर के पास रहती है। डी इज द राइट आंसर, यस सेंटर के पास। ठीक है, सेंटर। ठीक है भाई, ठीक है। आइए नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड बिटवीन स्टेट्स? कॉपरेशन बिटवीन स्टेट्स कौन सा आर्टिकल डील करता है? हाँ था, यही था, यही था। मैम मैंने मेरिट का सेंटर किया है, मुझे चेंज करना है तो कर लो ना फिर, अभी टाइम है भाई। नेहा, टाइम है फिर, 1 तारीख, 2 दिन बचे हैं बस। आज 29 होगी, 30, 31 बजे, जल्दी करो जिसको जो करेक्शन करना है अपने फॉर्म में। 31, 31, यस इट्स डी, आर्टिकल नंबर 263। ठीक है भाई, डी करेक्ट है। चलो यार आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है? बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ओके? आज के लिए इतना ही करते हैं, 30 क्वेश्चंस हो गए, बहुत है, प्लस बहुत सारे हमने कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े हैं, ठीक है? चलो, कल कंटिन्यू करेंगे एंड आप सुन लो मेरी बात, मैं अब नया सब्जेक्ट स्टार्ट करवाने वाली हूँ, तो जल्दी से बताओ कौन सा सब्जेक्ट करना है? 3 ऑप्शंस हैं, बीएनएसएस, सीआरपीसी, बीएनएसएस ही कर लेते हैं, 30 मार्क्स से कवर कर लेते हैं ना, मैं सीपीसी कवर करा दी, कॉन्स्टी हो गया, फिर बीएनएसएस कर लो, 30 मार्क्स के पहले कवर कर लो, ठीक है? फिर हम फैमिली लॉ एंड आईपीसी, बीएनएस इन सब के कवर करेंगे। लेट्स डू बीएनएसएस, ओके? चलो, प्रॉब्ली कल से आई विल गो, मतलब आई विल बी स्टार्टिंग बीएनएसएस, ओके? चलो, सो नेक्स्ट आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि आप ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस आप मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है, तो आप लोग इसे ज़रूर कनेक्ट करें, यहाँ पर मैं बहुत सारी रील्स लेकर आती हूँ, वैकेंसीज़ लेकर आती हूँ, तो आप लोग ज़रूर इसे कनेक्ट करिएगा, ठीक है जी? इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीग्राम का ये ग्रुप है, आप चाहें तो इसको स्कैनर को स्कैन भी कर सकते हैं या फिर आप अपूर्वा वत्स मैम टेलीग्राम पे सीधा सर्च करें, जुड़ जाइए, इसमें आपको बहुत सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी और मेरी हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। कल मैं ले रही हूँ 3:15 से 4:15 बजे क्लास है एआईबी की मिक्स मॉक टेस्ट, ठीक है? 3:15 से 4:15 दोपहर में क्लास है, वो फ्री क्लास होती है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और वो क्लास आपको कैसे मिलेगी? जब आप अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और मेरा नाम वहाँ पर सर्च करेंगे अपूर्वा वत्स और फिर आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर लेंगे, फॉलो करने के बाद आप फ्री क्लासेस भी देख पाएँगे, प्लस पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर पाएँगे सारी, ठीक है? तो आप ज़रूर वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर बैरिस्टर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो मात्र अभी आपको 999 रुपीज़ में मिल रहा है, तो इसको मैं काट देती हूँ। मात्र 999 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, तो आप लोग श्योरली इसे ज्वाइन करिए, ठीक है जी? राइट? ओके।
ज्योति आप सर्च करो, ये ऑलरेडी पीडीएफ है उधर, ठीक है। चलो जीत, गुड, वेरी गुड, अच्छा है, स्कोर करते रहो, इम्प्रूव करते रहो। अभिषेक एक गलत हुआ, कौन से वाला? थैंक यू मैम, आज की क्लास बहुत अच्छी थी, आप समझाते तो एक बार में समझ आ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर यू नो लविंग कमेंट नेहा, थैंक यू सो मच। सभी अधिवक्ता साथियों से निवेदन है कि क्लास को लाइक जरूर करें, कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। करते हैं यार ये लोग कंजूसी, नहीं मानते। मैम एआईबी की करेक्शन विंडो अभी शुरू है क्या? यस मोहम्मद अली जी, यस, गो फॉर इट राइट नाउ, जल्दी से जल्दी। ओके, और कोई क्वेश्चन? मैं एक बार देख रही हूँ। बीएनएसएस, ठीक है, आप लोगों ने भी अप्रूवल दे दी, बीएनएसएस स्टार्ट करेंगे। सिंपल मेजोरिटी से दे दी ना आप लोगों ने अप्रूवल। हाँ जी सतीश जी, 3:15 बजे मॉक टेस्ट है, ओके। अभी ओपन है ऑलरेडी मोहम्मद, जल्दी कर लेना। 12th, ओके ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट, सी यू टुमारो, गुड नाइट, एंड कल मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ, ओके। बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, बाय।